नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में एंड टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। Now before starting this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy has come up with new batches for UPSC CSE 2021, 2022, 2023 aspirants that has started from 14th of April यानी कि आज से। With India's best educators for UPSC CSE, the prelims through 3500 MCQ batch has started from today onwards, from 14th of April. Mission Victory batch has also started for UPSC CSE 2022, which is in bilingual language, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में. Also 1 year batches for UPSC CSE, लक्ष्य UPSC CSE 2022 GS की पूर्ण तैयारी and Expedition UPSC batch course in English language as well. You can also enroll in the 2 year batches as well as for the NCERT batches starting from 14th of April. The link is given in the description box. Just have to download the Unacademy Learning app and when prompted, type in the course UPSC CSE and type the code ARPITA10 ARPITA and get additional 10% extra off. Subscribe now. Unacademy, let's crack it. आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। सेंटर स्टेट रिलेशंस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरलिज्म। देखिए, फेडरलिज्म का फीचर, सबसे एसेंशियल जो फीचर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब ऐसा क्यों है? अगर हम यूएसए की बात करें जो कि एक ट्रू फेडरल स्टेट है, वहाँ पर जितनी भी स्टेट्स हैं उनके पास अपनी खुद की ऑटोनॉमी है कहीं ना कहीं, जिसकी पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ इंडिया जहाँ पर क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है विद यूनिटरी टिल्ट। दो जो स्टेट है उसके पास अपनी खुद की फ्रीडम है, खुद की ऑटोनॉमी है, लेकिन वो भी यूनियन के अंडर रहती है। इसलिए जब हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो हमें सिंपल फैक्ट में पता चलता है कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है यूनियन की तरफ। अब इसका एक रीज़न ये भी था कि जिस टाइम इंडिया डोमिनेंट स्टेटस मिला इंडिया को और हम कंट्री बन रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस समय बहुत ज़्यादा फाउंडिंग फादर्स को ये नीड महसूस हुई कि जो स्टेट है उनको एक साथ जोड़ने का जो तरीका है वो क्वाजी फेडरल स्टेट बनने में ज़्यादा है विद द यूनिटरी टिल्ट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ यूएसए। अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द डुअल पॉलिटी विद द यूनियन एट द सेंटर एंड द स्टेट्स एट द पेरिफेरी, ईच endowed with the sovereign powers to be exercised in the field assigned to them respectively by the constitution। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोवरेन पावर्स हैं ऑफ द यूनियन जो कि सेंटर पे है प्लस जो स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिफर करती हैं। द स्टेट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंटर इन इट्स ओन फील्ड, द अथॉरिटी ऑफ वन इज टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। इन द इंडियन फेडरल सेटअप जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर को डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट में, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल। आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, नहीं, ये लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स हैं। पहले हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस, आर्टिकल 245 की। आर्टिकल 245 सब क्लॉज ये कहता है दैट पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट ऑफ मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मेक्स लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट के लिए लॉ बनाएगी और पार्लियामेंट पूरे जो टेरिटरी है इंडिया की उस पर भी लॉ बना सकता है और एज अ होल बनाएगा वो लॉ। यानी कि स्टेट को भी ऑटोनॉमी दी गई लेकिन सेंटर की पावर ज़्यादा है, पार्लियामेंट की पावर ज़्यादा है। आर्टिकल 245 सब क्लॉज 2 ये कहता है लॉज मेड बाय पार्लियामेंट कैन हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट दैट इज आउटसाइड ऑफ इंडियन टेरिटरी। लॉज ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो गवर्न द इंडियन सब्जेक्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए आप देखेंगे कि कभी भी स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी वर्ल्ड इकोनॉमिक लेवल पे या जियोपॉलिटिकल लेवल पर जहाँ पर इंडिया के पार्लियामेंट को दिखता है कि जो इंडिया एज अ कंट्री है उसका नेशनल इंटरेस्ट वहाँ पर है, स्टेट लेजिस्लेचर वहाँ लॉ नहीं बनाएगा लेकिन पार्लियामेंट बनाएगा। इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेक्सस ऑफ पावर। यानी कि जहाँ पर पार्लियामेंट को लगेगा कि वहाँ पर उसको लॉ बनाने चाहिए, दैट इज विद इन द टेरिटरी और आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी, वहाँ वो बनाएगा, लेकिन इसमें स्टेट के पास वो पावर नहीं है। फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज लाइक अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड दादरा एंड नगर हवेली, regulations made by the president have the same force as the acts of the parliament, and such regulations may repeal or amend a law made by parliament in relation to such territory। यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली,
उनके लिए अगर रेगुलेशन बनाने हैं तो प्रेसिडेंट जो बनाएंगे रेगुलेशंस दैट विल हैव द सेम फोर्स एज द एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें भी हमें देखने को मिलता है दैट इट इज़ यूनिटरी टिल्ट, यहाँ पे यूनिटरी टिल्ट शो करता है। द एप्लीकेशंस ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट टू एनी शेड्यूल्ड एरिया मे बी बार्ड और मॉडिफाइड बाय नोटिफिकेशंस मेड बाय द गवर्नर, दैट इज ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर। द गवर्नर ऑफ असम may direct that any other act of parliament shall not apply to an autonomous district or tribal region. Similar powers have been vested with the president regarding tribal region in the states of मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये कई बार आपको पूछा जाता है स्टेट पीसीएस में या वनडे एग्जाम्स में, जहाँ पर बहुत फैक्चुअल किस्म के सवाल आते हैं दैट विच वर द स्टेट्स, सो यू नीड टू रिमेंबर द स्टेट्स ऑफ मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। इन डिस्ट्रीब्यूटिंग सब्जेक्ट मैटर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, हमें पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसमें 3 तरीके की लिस्ट थी, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट, जिसको कि आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो वो 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड ओनली पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट्स। स्टेट की जो लिस्ट है वहाँ पर स्टेट बनाएगा, लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो एक ट्वाइलाइट जोन है। ट्वाइलाइट जोन से मतलब है कि यूनियन और स्टेट दोनों उस पर लॉ बना सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट। इन केस अगर कोई कन्फ्लिक्ट आता है बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ, द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉ। इससे भी हमें पता चलता है कि जो यूनिटरी टिल्ट है उसकी बात बिल्कुल सच है। अब आते हैं ऐसे लॉज जो ना तो कंकरेंट लिस्ट में है, ना स्टेट और ना ही यूनियन लिस्ट में, इनको बोलते हैं रेजिडरी पावर्स। आर्टिकल 248, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट, जो कि ना तो आपके किसी भी 3 लिस्ट में दिए हुए हैं। ऐसे जो पावर्स हैं, ऐसे जो रेजिडुअल यानी कि जो बचे हुए हैं, ऐसी रेजिडरी पावर्स पार्लियामेंट के पास है। सच पावर्स इंक्लूड द पावर ऑफ मेकिंग एनी लॉ, इम्पोजिंग अ टैक्स नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट्स। Whether a particular subject falls under the residuary power or not is determined by the courts। अब यहाँ पर आपका जुडिशियल एक्शन आ जाता है। To determine whether a particular enactment falls under one entry or the other, it is the pith and substance of such enactment। यानी कि लेजिस्लेटिव लेवल पर ही नहीं बल्कि पिथ और सब्सटेंस लेवल पर देखा जाएगा, जिसका मतलब है जो ट्रू ऑब्जेक्टिव है उस लेजिस्लेशन का या उस स्टैट्यू का, कि वो compete करता है कॉम्पिटेंस लेवल पे उस लेजिस्लेचर के, अगर हम उसे बनाएं। यानी कि अगर दोनों तरफ से जो लिस्ट हैं, जो रेजिडरी पावर्स हैं, उसको हम देखें तो वो डिटरमाइन करा जाएगा बाय द कोर्ट्स, लेकिन ये पावर पार्लियामेंट के पास है। दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स लाइक अ यूनिटरी गवर्नमेंट। यानी कि कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई सेंटर नहीं, पूरा एक मैकेनिज्म, एक पूरी मशीनरी एक होगी, यूनिटरी लेवल होगी, यूनिट में काम करेगी। इन नॉर्मल टाइम्स देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस व्हिच इंश्योर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द स्टेट्स। सम ऑफ द मैकेनिज्म्स आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी कि द एग्जीक्यूटिव पावर हैज़ बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ऑन द लाइन्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। तो आपको ये याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स को, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव रिलेशंस नहीं है। Thus, the executive power of the center extend to the whole of India. Similarly, the executive power of state extends to within its territory, यानी कि जो भी उसकी टेरिटरी, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर उत्तर प्रदेश तक ही चलेगी, वो उत्तराखंड में या हरियाणा तक नहीं पहुंच सकती। Similarly, the executive power of the state extends to territory in respect of matters on which the state legislature has exclusive power of legislation, यानी कि जो स्टेट लिस्ट में है and also in the concurrent list. Further, Article 257 provides the state must exercise their executive power in such a way so as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union in the state. Now, what does Article 256 tells? It provides that the executive power जो भी state की है shall be so exercised to ensure compliance with the laws made by the parliament, and executive power of the union shall also extend to the giving of such directions to a state as it may deem essential for the purpose। So आपको 257 और 256 में कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेट की एक्सरसाइजिंग जो पावर है वो 257 में बताई जाती है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव पावर पर्सपेक्टिव। अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में। देखिए, फाइनेंशियल रिलेशंस के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिलेगा, स्पेशली कोविड-19 के टाइम पर जब लॉकडाउन हुआ पिछले साल 2020 में, तब भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस में बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, क्योंकि
कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर आप लिखें। मेंस के अंदर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। सो फाइनेंशियल रिलेशन को समझते हुए आपको आएगा इसको अच्छे से समझ में। आर्टिकल 268 और 293 तक, जो कि पार्ट 12 तक है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डील विद द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 recommends टू द प्रेसिडेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता है टैक्सिंग पावर को सेंटर और स्टेट की अलग अलग तरीके से। पार्लियामेंट हैज़ एन एक्सक्लूसिव पावर टू लिवाई टैक्सेस इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, यानी कि जो यूनियन लिस्ट में है न्यूमरेटेड, उन्हीं से वो लिवाई कर सकते हैं टैक्स को पार्लियामेंट। बट द स्टेट लेजिस्लेचर हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लिवाई द टैक्सेस इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, एंड जो कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे उसको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लिवाई कर सकते हैं टैक्सेस को। द रेजिडरी पावर ऑफ टैक्सेशन भी पार्लियामेंट के पास है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में और लेजिस्लेशन रिलेशंस में हमने देखा। अंडर दिस प्रोविजन द पार्लियामेंट हैज इम्पोज्ड गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर टैक्स। सो यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कि रेजिडरी पावर के अंडर द प्रोविजन द पार्लियामेंट हैज इम्पोज्ड गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर टैक्स। कई बार आपसे ऑप्शन ए बी सी डी में पूछता है गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स और एक और किसी तरीके का आपको टैक्स दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट इम्पोज्ड बाय द पार्लियामेंट। देन यू नीड टू रिमेंबर कि पार्लियामेंट के पास रेजिडरी पावर्स है, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स लगा सकता है पार्लियामेंट, बट अगर कोई और ऑप्शन है तो उससे आपको ऑड वन आउट करना होगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स इंटर स्टेट रिलेशंस। देखिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स हैं, उनके ऊपर यूनियन है, सेंटर लेवल पर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टेट्स हैं उनके बीच में भी किसी ना किसी तरीके का रिलेशन होगा। ये रिलेशन कई बार हेल्दी रिलेशन हो सकता है, तो कई बार ये डिस्प्यूट का एक रीजन भी हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द स्टेट्स टू रिमेन इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर, एंड द वेरी एक्सरसाइज ऑफ इंटरनल सोवरेनिटी बाय स्टेट वुड रिक्वायर इट्स रिकॉग्निशन एंड कोऑपरेशन बाय द अदर यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया एक देश है, लेकिन इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनकी भी खुद की सोवरेनिटी है, जैसे एक छोटे छोटे देशों की होती है। दो एक कंप्लीट सेंस में देश नहीं है स्टेट्स, उत्तर प्रदेश इज़ नॉट अ कंट्री, लेकिन उत्तर प्रदेश की भी जो स्टेट लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और लेजिस्लेशन पावर्स हैं दैट आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो एक उसे सोवरेन स्टेटस प्रोवाइड करती हैं जिसके ऊपर केवल सेंटर है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में डिस्प्यूट का रीजन हो। ऑल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ले डाउन सर्टेन रूल्स ऑफ कॉमिटी विच द यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ ईच अदर। दीज रूल्स एंड एजेंसीज रिलेटेड टू द मैटर्स एज फॉलोज, जैसे कि रिकग्निशन ऑफ द पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स फॉर ईच अदर, एक्स्ट्रा जुडिशियल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। देखिए सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट का रीजन होता है वो इंटरस्टेट ट्रेड होता है, जिसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चरल ट्रेड प्रैक्टिसेस का रीजन होता है, प्लस वाटर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा अराइज होता है। सो वी कम टू द इंटरस्टेट वाटर रिलेशंस। Interstate water dispute can be adjusted by a tribunal established under the Interstate Water Disputes Act enacted under Article 262. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक ट्रिब्यूनल फॉर्म करती है विद इन 1 ईयर ऑफ रिसीविंग अ कंप्लेंट फ्रॉम एन अफेक्टेड स्टेट, जिसमें कि बोला जाता है कि कोई इंटरस्टेट डिस्प्यूट हो गया है या रिवर वैली डिस्प्यूट हो गया है, और ये जो ट्रिब्यूनल है इट हैज़ टू डिसाइड ऑन द मैटर विद द 3 ईयर, या फिर जिसकी एक्सटेंशन 2 साल और हो सकती है, और इसमें कोई भी इंडियन कोर्ट जो है इंटरवीन नहीं कर सकता है, नॉट इवन दी सुप्रीम कोर्ट। आफ्टर द वर्डिक्ट जो पास हो जाती है इट बिकम्स बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज। ऐसा इसलिए करा गया जिससे कि जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं, कई बार हर स्टेट में कभी ना कभी स्टेट में डिस्प्यूट आते थे, जुडिशरी के ऊपर वैसे ही इतना ज़्यादा बर्डन है टू परफॉर्म द ड्यूटीज़, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे खिंच सकते थे। इन ऑर्डर टू अबॉलिश दैट ट्रिब्यूनल कोर्ट्स हम देखते हैं, ट्रिब्यूनल जो हैं वो आते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर बहुत बड़ा एक रोल देखने को मिलता है। आफ्टर द वर्डिक्ट इज पास्ड वो बाइंडिंग हो जाता है सभी पार्टीज़ के ऊपर, और जो एक बार डिस्प्यूट सेटल हो जाता है उसको रीओपन नहीं कर सकते हैं, और इसी की रीओपनिंग को रोकने के लिए इसको जुडिशरी से अलग रखा गया ट्रिब्यूनल की फॉर्म में। हाउएवर स्टेट्स कैन अपील अंडर द स्पेशल लीव जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल केसेज में होता है। अभी तक 8 ट्रिब्यूनल फॉर्म हो चुके हैं, आपको ये रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। एंड रिवर बोर्ड एक्ट 2 हैज़ बीन इनेक्टेड अंडर दिस आर्टिकल टू प्रोवाइड फॉर अ बॉडी टू रेगुलेट एंड डेवलप रिवर वैलीज एंड इंटरस्टेट रिवर्स। नो सच बोर्ड हैज़ बीन फॉर्म्ड सो फार। अब बात करते हैं इंटरस्टेट काउंसिल, ये क्या होता है। इंटरस्टेट काउंसिल देखिए प्रेसिडेंट के द्वारा इस्टेब्लिश करे जाते हैं अंडर आर्टिकल 263 फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर्स
and states or states. The president can specify the composition, duties and procedure. और constitution के according जो functions हैं, these are the three basic functions. पहला है inquire and investigate on dispute, जो कि state के बीच में arise हो सकते हैं, उनके ऊपर investigate और discussion करना, एक पर्टिकुलर स्टेट का क्या इंटरेस्ट है, हो सकता है राजस्थान का जो इंटरेस्ट है वो मध्य प्रदेश का इंटरेस्ट ना हो, और कई बार कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हम देखने को मिलता है जहाँ पर दोनों को पानी चाहिए फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और समथिंग लाइक दैट. Recommendation on subjects that need better coordination of policy and action is also the third function as per the constitution. अब जो इंटरस्टेट काउंसिल हैं ये एडवाइजरी बॉडीज होती हैं और इनकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है. एडवाइजरी मतलब ये एडवाइस देंगी, लेकिन इनकी जो रिकमेंडेशन हैं दीज आर नॉट बाइंडिंग. एंड इंटरस्टेट काउंसिल ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन जो है विद पीएम एज चेयरमैन प्लस चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, एंड अगर यूनियन टेरिटरी का मैटर है तो प्लस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज प्लस 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लस 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ सेंटर, minister of state chosen by PM are members, and this was created on 1990. So you need to remember the year, and the most important thing is that this body is advisory and not binding. कई बार interstate council को लोग confuse कर जाते हैं tribunal से, so you should not do that. Now what is emergency? देखिए emergency क्या चीज़ है. Emergency Constitution of India के अंडर as defined by Dr. भीमराव अम्बेडकर, he claimed that Indian Federation was unique, क्योंकि इसमें क्वाजी फेडरल टिल्ट है, और अगर क्वाजी फेडरल है और इसमें यूनिटरी टिल्ट है, इसकी वजह से होगा ये कि कई बार इमरजेंसी लग सकती हैं. बिकॉज ही वॉज अ विजनरी, ही न्यू दैट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी इट कुड कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एन एंटायरली यूनिटरी सिस्टम. अगर ऐसा नहीं होता है तो स्टेट के डिस्प्यूट की वजह से हो सकता है सिविल वॉर जैसी कंडीशन भी बन जाए. इसलिए इमरजेंसी के लिए स्पेशल प्रोविजंस रखे गए और इसको बहुत गहराई से समझा गया. In India, the emergency provisions are such that the constitution itself enables the federal government acquire the strength of unitary government whenever the situation demands. पूरा मशीनरी का शिफ्ट हो जाता है. जो हम बात करते हैं ऑटोनॉमी का, बैलेंस स्ट्राइक करना है, जिसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वो सब कुछ चेंज होकर एक फॉर्म में रह जाता है जब इमरजेंसी लगती है. तो ड्यूरिंग सच अर्जेंट नीड्स ऑल पैसिफिक मेथड शुड बी एग्जॉस्टेड एंड इमरजेंसी शुड बी द लास्ट वेपन, जिससे कि इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को, नेशनल इंटरेस्ट को हम सबसे टॉप प्रायोरिटी दे सकें. मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ और डीपीएस में भी बताया था कि इंडिविजुअल जस्टिस जो है वो सबसे प्रिवेलिंग टॉप प्रायोरिटी होता है, लेकिन इंडिविजुअल से भी ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट और देश की जो हार्मनी उसे जोड़ कर रखना है वो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है. नाउ व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी? देखिए जो 3 तरीके की इमरजेंसी हैं, इट कंप्राइजेज ऑफ नेशनल इमरजेंसी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, जिसको कि हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर आता है, जिसमें कि कभी भी जब भी थ्रेट होता है इंडिया की सिक्योरिटी को, जैसे कि ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, ऐसे केस में इमरजेंसी इम्पोज हो जाती है बाय द प्रेसिडेंट. यू नीड टू रिमेंबर दिस, by the president on the basis of written request by the council of ministers to be headed by the prime minister. When they are satisfied that there is an imminent danger therefore. यानी कि इसमें प्रेसिडेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन रिक्वेस्ट बाय द COM यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द PM. एवरी प्रोक्लेमेशन इज रिक्वायर्ड टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट. It will cease to operate after 1 month from the date of its issue. So you need to remember the duration की केवल 1 महीने की duration है from the date of its issue, unless in the meantime it is approved by the parliament. The proclamation may continue for a period of 6 months unless revoked by the president. For further continuance of emergency, the resolution has to be passed by either house, यानी कि लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, by a majority of not less than 2/3 members of the houses. देखिए जब भी इमरजेंसी का टाइम आता है, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर रेस्ट विद द सेंटर कंप्लीटली, एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसे सस्पेंड नहीं किया जाता. द यूनियन गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 250 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स द पावर टू लेजिस्लेट इन रिगार्ड्स टू सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट एज वेल. Except Article 20 and 21, all the fundamental rights are suspended. So that is the reason कि Article 20 और 21 को हम इतना ज़्यादा importance देते हैं even when we are studying fundamental rights. आपको ये याद होना चाहिए, this is an exception. Article 20 and 21 are not suspended even during national emergency. Article 359, the president may suspend the right to move to the courts for enforcement of fundamental rights during the time of emergency. National emergency has been imposed thrice in the country.
पहली बार 1962 में जब चाइनीज एग्रेशन हुआ, दूसरी बार 1971 में जब इंडो पाक वॉर थी, एंड 1975 में भी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। नाउ द प्रेसिडेंट्स रूल, जिसको कि हम बोलते हैं फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, आर्टिकल 256 के अंडर आता है। इसमें जो पूरा का पूरा स्टेट के अंडर रूल होता है वो कंप्लीटली सेंटर पर ट्रांसफर हो जाता है, प्रेसिडेंट के पास ट्रांसफर हो जाता है। इफ द प्रेसिडेंट ऑन गवर्नेंस रिपोर्ट और अदरवाइज इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन हैज अराइजन दैट द गवर्नमेंट कैन बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, देन ही मे इशू स्टेट इमरजेंसी। देखिए, स्टेट इमरजेंसी कंप्लीट नेशन में नहीं लगती, एक पर्टिकुलर स्टेट में लगती है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ईदर बाय द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और ही हिमसेल्फ इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन इज सच दैट इमरजेंसी हैज टू बी इम्पोज्ड। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट में डिक्लेयर इमरजेंसी व्हेन अ रिपोर्ट इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नर। दिस वाज डन by President Venkataraman in 1991 in the state of Tamil Nadu, even though he didn't receive a report from the governor. इसलिए कई बार प्रेसिडेंट रूल को ग्रे एरिया भी बोला जाता है, क्योंकि कई बार अगर गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट भी नहीं की है, फिर भी 1991 में हमें देखने को मिलता है कि ऐसा हुआ। इससे स्टेट की ऑटोनॉमी पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट इमरजेंसी वॉज मेड इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू एज वेल, बट लेटर 44th अमेंडमेंट जब आता है तो उससे जो लीगैलिटी होती है ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स कुड बी चैलेंज्ड। अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं? देखिए, सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट की है वो प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारा का सारा या तो गवर्नर या फिर डायरेक्टली प्रेसिडेंट के हाथों में आ जाएगा। The state administration runs by him or any person appointed by him, generally the governor. During such proclamation, the state assembly is either dissolved or suspended. लेकिन MLA जो हैं, यानी कि जो members of legislative assembly हैं, वो अपनी membership lose नहीं करते हैं assembly की। Parliament makes laws regarding the state list. The parliament only passes the budget for the state. The high court of the state functions independently, and the president also proclaims ordinances in the state. During the state emergency, the union government has absolute control over the state except the judiciary, that you need to remember. ऐसा नहीं होगा कि अगर यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर स्टेट इमरजेंसी लगती है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर भी कंप्लीट रूल आ जाएगा यूनियन गवर्नमेंट का। ऐसा नहीं है, जुडिशरी एक्सेप्ट जुडिशरी है, यानी कि एक्सेप्शन है जुडिशरी का, ऐसा नहीं हो सकता। इफ वन लुक्स एट द पास्ट इंस्टेंसेज ऑफ स्टेट इमरजेंसी इन द कंट्री, 3 कॉमन ग्राउंड जो हैं वो हमें पता चलते हैं आर्टिकल 356 के अंडर। सबसे पहला है कि ब्रेकडाउन हो गया लॉ एंड ऑर्डर का, दूसरा हो सकता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या फिर तीसरा करप्शन और मैल एडमिनिस्ट्रेशन। इस ग्राउंड्स पे कई बार प्रेसिडेंट रूल हमें देखने को मिलते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक ऐसी इमरजेंसी है जिसको कि आज तक कभी देखा नहीं गया है, एंड होपफुली से आगे देखा भी ना जाए। The President under Article 360 of the Constitution has the power to declare the financial emergency if he is satisfied that the financial stability or the credit of India or any part of its territory is threatened. It has to be laid before both the houses and ceases to operate at the expiration of 2 months unless meanwhile approved by the resolution of houses. During the operation of financial emergency, the executive authority of the union extends to the giving of direction to any state to observe certain specific canons or financial propriety and such other directions that the president may find necessary. The direction may include, देखिए, सैलरीज की रिडक्शन हो सकती है, अलाउंसेस की रिडक्शन हो सकती है to those people who are serving in the state, of all those in connection with the affairs of union, even including the judges of high court and supreme court. लेकिन अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में आज तक नहीं लगी है। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।